नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह, अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। ये कर्म करते समय कुछ द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जिनके निर्माण विधि की भी हमें जानकारी होना अनिवार्य है। इसीलिए आज हम देखेंगे तक्र निर्माण विधि। जब हम तक्र कहते हैं तो तक्र के शमन प्रयोग सबको ज्ञात होते हैं, जैसे कि अर्श है, ग्रहणी है। इसमें जैसे तक्रारिष्ट का प्रयोग होता है, ये सबको पता होता है। तो आज के ये पंचकर्मोपचार इस सीरीज में ये तक्र निर्माण विधि क्यों आया है, ऐसा सवाल मन में जरूर आ सकता है। तो इसका भी उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो तक्र है ये पंचकर्म में या जैसे कि शोधन द्रव्यों के साथ या बहिपरिमार्जन के स्वरूप में जिसका प्रयोग किया गया है, और अभ्यंतर स्वरूप में जैसे कि औषध या अनुपान के स्वरूप में या आहार या पथ्य के स्वरूप में तक्र का प्रयोग हमें मिलता है। तो इसमें से आज जो हमारा पंचकर्म ये जो विषय है, तो इसके बारे में जहां जहां पर तक्र का प्रयोग हुआ है ये हम आज विस्तार पूर्वक देखेंगे, और अभ्यंतर का भी जैसे कि यहाँ पर उसका उपयोग है, तो इसीलिए वो भी उपयोग हम देखने वाले हैं, लेकिन ब्रीफली देखने वाले हैं। पंचकर्म के जितने सारे तक्र के उपयोग है वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो पहला रेफरेंस है, तो ये स्नेह व्यापद में जो चिकित्सा की जाती है उसमें पहला जो द्रव्य है वो है तक्र। तो अष्टांग हृदय में या चरक सूत्र स्थान में या इवन सुश्रुत संहिता में भी स्नेह के अध्याय में ही स्नेह व्यापद चिकित्सा के स्वरूप में तक्र का उल्लेख है। जैसे कि उपनाह श्वेत के बहुत सारे द्रव्य हमने देखे भी है, तो उसमें जैसे उद्रिक्त लवण है, स्नेह है, उसी के साथ साथ अम्ल द्रव्य के स्वरूप में तक्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो रेफरेंस है हमारा, तो ये रेफरेंस अष्टांग हृदय से है। जैसे कि जलौका वचरण किया जाता है, उसके पूर्व जलौका को संज्ञा प्राप्त होने के लिए, उसे सावध करने के लिए निशाकल्क युक्त पानी में पहले उसे डाला जाता है, फिर उसके बाद तक्र में उसे डाला जाता है, और तक्र में डालने के बाद फिर रेगुलर अपने अच्छे जल में उसे छोड़कर फिर जलौका वचरण किया जाता है। तो इस तरीके से जलौका के पूर्व भी या जलौका वचरण के पूर्व भी तक्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो चौथा रेफरेंस है ये उद्वर्तन के लिए आया हुआ है, जो कि अष्टांग हृदय में कुष्ठ चिकित्सा में आया है और चरक सूत्र स्थान में आरगवधीय अध्याय में आया हुआ है। तो निम्ब, हरिद्रा, सुरस, पटोल ये सारे द्रव्य तक्र में पिष्ट करके तैलाक्त जो शरीर है उसके ऊपर उद्वर्तन के स्वरूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और फलश्रुति में जैसे कि कंडू है, पिटिका है, कोठ है, कुष्ठ है या शोफ है, इसका शमन होने के लिए ये तक्र पिष्ट जो सारे चूर्ण बताए हैं इनका उद्वर्तन किया जाता है। पांचवा जो रेफरेंस है ये भी कुष्ठ चिकित्सा का ही है, जो सुश्रुत में भी आया हुआ है, और दद्रु में स्पेशली लेपन के लिए यहाँ पर ये लाक्षा, व्योश ये सारे जो द्रव्य दिए हुए हैं ये तक्र में मिश्र करके फिर इसका लेप लगाने के लिए कहा हुआ है, और ये दद्रु के लिए उपयुक्त है। ये जो 6th रेफरेंस है अष्टांग हृदय का, ये वमन कल्प से है, और चरक कल्प स्थान में भी इक्ष्वाकु कल्प में भी यही रेफरेंस आया हुआ है। तो इक्ष्वाकु जैसे आकंठ पान उसका करना है, तो वो तक्र में विपक्व करके फिर उसमें मधु और सैंधव डालकर आकंठ पान हम तक्र के साथ इक्ष्वाकु का कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट रेफरेंस है ये विरेचन कल्प में आया हुआ है, और चरक में दंती द्रवंती कल्प में आया है। तो दंती मूल जब विरेचन के लिए दिया जाता है तो उसके अनुपान स्वरूप में
तक्र का प्रयोग हो सकता है। अष्टांग हृदय में ये 8वां जो रेफरेंस है, यह अष्टांग हृदय का है, जहां पर ग्रंथि और गलगंड उसके लेपन के लिए, ग्रंथि और गलगंड विलायन के लिए या विमलापन के लिए, ये लेपन करने के लिए तक्र के साथ साथ शमी, मूलक, शिग्रु बीज, यव, सर्षप इनका लेप लगाने का आदेश है। तो इस तरीके से ग्रंथि और गलगंड में बाह्य लेपनार्थ तक्र के साथ ये चूर्णों का प्रयोग होता है। 9th जो रेफरेंस है, ये चरक चिकित्सा स्थान योनि व्यापद चिकित्सा से है, जहां पर योनि धावन के लिए त्रिफला रस के साथ, जैसे कि गोमूत्र है, शुक्त है, उसी के साथ साथ तक्र का भी प्रयोग आया हुआ है। ये जो 10th रेफरेंस है, ये महावात व्याधि से है, सुश्रुत से है, जिसमें नाड़ी स्वेद के जो द्रव्य है उसमें से एक तक्र का उल्लेख है। 11th ये जो हमारा रेफरेंस है, ये वमन विरेचन साध्योपद्रव से है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान से है। तो वहां पर तक्र का आकंठपान कहा गया है अगर सुकुमार रुग्ण है, कृश है, बाल है, वृद्ध है, भीरू है, ये सारी अवस्थाएं होने के बावजूद भी अगर व्याधि वमन साध्य है, तो वहां पर जैसे कि क्षीर, दधी, यवागु, ये सारे जो चीजें बताई है, तो उसी के साथ साथ तक्र के साथ भी द्रव्यों का आकंठपान हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे मुख्य पंचकर्म में या पंचकर्म के मुख्य कर्म में और उपकर्म में या पूरक कर्म में या बहिपरिमार्जन के स्वरूप में हम तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ जैसे कि ये तक्र धारा, ये जो एक पारंपरिक क्रिया बताई जाती है या की जाती है, बहुत सारे प्रदेश में ये की जाती है, स्पेशली ये साउथ इंडिया से है। और धाराकल्प ये जो उनका एक पुस्तक है, ग्रंथ है, वहां से इसका रेफरेंस लिया हुआ है। तो तक्र धारा ये भी तक्र से की जाने वाली, जैसे हम शिरोधारा करते हैं उसी तरीके से ये तक्र धारा भी की जाती है। और केश विकार है या शिरो विकार है, कर्ण विकार है, नेत्र विकार है, या स्पेशली जैसे कि कुष्ठ है, कुष्ठ में भी जैसे कि एक कुष्ठ है, किटिभ है या सिद्धम है, तो जैसे हम शिरोधारा करते हैं उसी की तरह तक्र धारा भी की जाती है। तक्र बस्ती ये और एक प्रयोग हमने किया था, अनुक्त बस्ती में तक्र बस्ती, ऐसा उसका स्वरूप था, लेकिन तक्र बस्ती ऐसा भी हमने दिया हुआ है, लेकिन आज का ये विषय नहीं है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर उल्लेख करके मैं छोड़ती हूँ। तो इस तरीके से इतने सारे मुख्य कर्म या उपकर्म जहाँ पर हम तक्र का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए तक्र का निर्माण पता होना बहुत ही आवश्यक है। अभी हम ये जो बहुत सारे मेथड्स हैं, ये मंथन दधि का कैसे करना है और तक्र निर्माण कैसे करना है या उसके अलग अलग नाम क्या है, ये अभी देखने वाले हैं। तो पहला जैसे ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है, तो पहला जैसे कि घोल है, तो दधि का सिर्फ मंथन करना है। ये निर्जल मंथन है, उसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन उसमें मलई होना आवश्यक है, इसे घोल कहा जाता है। ये वात पित्त हर है। दूसरा प्रकार जो है उसे मथित कहा जाता है, तो अर्थात दधि का मंथन करना है, ये भी निर्जल है, लेकिन यहाँ पर मलई नहीं है, तो ये मलई विरहित अगर है तो इसे मथित कहेंगे, मलई सहित अगर है तो उसे घोल कहेंगे। तो मलई विरहित ये जो मथित है ये कफ पित्त हर है। तीसरा हमारा जो मुख्य प्रकार है वो है तक्र, जिसके बारे में अभी उल्लेख चल रहा है। तो तक्र का निर्माण जैसे कि उसमें 1/4 जल डालना है और ये नवनीत विरहित होना आवश्यक है। तो ये वात कफहर होगा और न ही ये पित्त वृद्धिकर होगा न शामक होगा, इसीलिए न पित्तकरम ऐसे कहा हुआ है। चौथा जो प्रकार है उसे हम उदश्वीत कहते हैं, उसमें आधा ही पानी डाला जाता है और ये भी नवनीत विरहित होता है, लेकिन ये कफकर और बल्य होता है। पांचवा जो प्रकार है जो छच्छिका ऐसे इस नाम से कहा जाता है, इसमें अधिक या प्रचुर मात्रा में जल होता है, ये भी नवनीत विरहित ही होता है, लेकिन ये वातपित्त शामक है और कफकर है। तो जैसे अभी हम मार्केट का तक्र हम लेते हैं,
तो आपको भी ये पता है कि उसमें प्रचुर मात्रा में जल होता है, अधिक मात्रा में जल होता है, वो भी नवनीत विरहित ही होता है। तो ये तक्र से ज्यादा हम उसे छच्छिका कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में जल है। और ये वात पित्त शामक भले ही है, लेकिन ये कफकर हो जाता है। तो जहां पर हमें तक्र से रुक्षण की अपेक्षा है, तो वहां पर ये छच्छिका का प्रयोग ना करें। इसीलिए तक्र निर्माण विधि हर एक वैद्य को पता होना जरूरी है, ताकि वो अपने रुग्ण को अच्छे से ये एजुकेट कर सकता है, उसे ये सिखा सकता है कि तक्र कैसे बनाना है, ताकि उसका जो व्याधि है, जैसे कि स्थौल्य है, उसमें अगर पथ्य के स्वरूप में कहना है, अगर वो रुग्ण बाहर का तक्र यानी कि छच्छिका अगर लेता है, तो वो कभी भी कफ शामक नहीं होगा, उल्टा वो कफकर काम करेगा। तो इसीलिए तक्र निर्माण विधि हमें पता होना आवश्यक है। अभी ये त्रिविध तक्र निर्माण, ये जो अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, तो यहाँ पर रुक्षम अर्धोद्धृत स्नेहम यतश्च अनुधृतम घृतम तक्रम दोषाग्नि बल त्रिविधम तत्प्रयोजयेत। तो इसका मतलब है स्नेह। स्नेह का मतलब उसमें जो घृत है, तो ये घृत अर्धा निकाला हुआ, पूरा निकाला हुआ, इस तरीके से यहाँ पर वर्णन है, या पूरा रखा हुआ। तो हमें जो अपेक्षित है, ये वृक्ष यानी कि पूरा नवनीत निकाला हुआ ऐसा जो तक्र है, यही हमें अपेक्षित है। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अग्नि या दोष के बलों के अनुसार, या इवन रुग्ण के बल के अनुसार, हम इस 3 तरीके के जो तक्र है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो तक्र के गुण हम देखेंगे, अर्थात जैसे मैंने कहा कि ये जो तक्र है, ये नवनीत विरहित तक्र है। तो इसका रस है अम्ल, कषाय मधुर, विपाक मधुर, वीर्य उष्ण, और गुण जैसे कि लघु रुक्ष, ये पथ्यकर है, संग्राही है, दीपन है, वात कफ शामक है। तो जैसे कि चरक में इसके बारे में कहा है कि स्वादु विपाकित्वाद न च पित्त प्रकोपयेत। तो यहाँ पर स्वादु विपाक होने की वजह से ये पित्त प्रकोप नहीं करता। अदरवाइज अम्ल रस होने के बाद या उष्ण वीर्य इसका है, इसकी वजह से पित्त प्रकोप हो सकता है, लेकिन मधुर विपाक होने की वजह से ये पित्त प्रकोप ही भी नहीं करता या पित्त शमन भी नहीं करता। ये यहाँ पर हमें याद में रखना है। फिर कषाय उष्ण विकाशित्वात रौक्षाच्च एव कफे हितम। तो ये कफ शामक कफहरक कर्म कैसे करता है, तो कषाय है, उष्ण है, विकासी है, और रौक्ष इसमें है या रुक्ष है, इसकी वजह से ये कफ में हितकर है। वाते स्वाद्वाम्ल सांद्रत्वात सद्यस्कम अविदाहितत। तो यहाँ पर ये स्वादु, अम्ल और सांद्र होने की वजह से ये वात शामक भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तक्र के गुण, तो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट ऐसे भी सारे गुण हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये वात कफ शामक भी होता है और पित्त का प्रकोप भी नहीं करता। यहाँ पर मैंने सद्यस्कम हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम भी या इवन रुग्ण भी, जैसे कि सुबह जल्दी तक्र बनाकर रखते हैं और फ्रिज में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सद्यस्कम अविदाहितत ऐसे कहा गया है। तो सद्यस्कम यानी कि ये बनाने के तुरंत बाद हमें लेना है, तभी वो विदाही नहीं होता। तो इसीलिए ये भी हमें रुग्णों को बताना बहुत आवश्यक होता है कि तक्र बनाने के तुरंत बाद हमें लेना है। तो इसीलिए बाहर का जो तक्र जो हम लेते हैं, तो वो लेना बिल्कुल ही गलत बात है। तो तक्र घर में ही हमें बनाना है और वो सद्यस्क होना बहुत आवश्यक है। तक्र प्रशस्ति में बहुत सारे हमें व्याधि या बहुत सारे श्लोक यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यज्ञ पुरुषीय में जैसे कि श्रेष्ठ द्रव्य अग्र्य संग्रह बताया है, वहां पर तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष शोफ अर्श घृत व्यापत प्रशमनानाम। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ द्रव्य कौन है, तो ये तक्र है। तक्र का अगर सतत सेवन किया जाता है तो ग्रहणी दोष में, शोथ में, अर्श में या स्नेह व्यापद और उसमें भी स्पेशली घृत व्यापद में हम तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्र समाहितः निषिक्तम तदहि दहति भूमौ अपि तृणोलुपम। तो ये बहुत ही एक अच्छा रेफरेंस है। जैसे कि अर्श अगर है
तो वहां पर तक्र का सेवन हमेशा करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप में दिया है, जैसे कि तृण का उदाहरण यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यानी कि अंकुर जो है, ये गुद में अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती अगर तक्र का प्रयोग सतत किया जाता है तो। शीतकाले अग्निमान्द्ये च कफोत्थेषु आमयेषु च मार्गावरोधे दुष्टे च वायौ तक्रम प्रशस्यते। तो ये सुश्रुत का एक रेफरेंस है जहां पर कहा गया है कि शीतकाल में, अग्निमांद्य में या कफोत्थ अगर व्याधि है, जैसे कि मैंने स्थौल्य का उदाहरण दिया, तो इसमें या मार्गावरोधजन्य कुछ व्याधि है या मार्गावरोध की वजह से अगर वात का प्रकोप हो चुका है तो उसमें तक्र की प्रशंसा की हुई है। अभी यहाँ पर ये मार्गावरोध के लिए ये नीचे वाला श्लोक है, चरक चिकित्सा अध्याय 15 यानी कि गृहिणी में आया हुआ। स्रोतस्सु तक्र शुद्धेषु रसो धातुन उपैति यः तेन पुष्टिर्बल वर्णः परम तुष्टिश्च जायते वातश्लेष्म विकाराणां शतम च विनिवर्तते। तो इसका मतलब है कि तक्र सेवन की वजह से स्रोत शुद्धि हो जाती है और स्रोत शुद्धि की वजह से जो आगे रस रक्त ये जो सारे धातु है इनको पोषण अच्छे से मिलने की वजह से, क्योंकि स्रोतस की शुद्धि हो चुकी है, मार्गावरोध अगर किसी दोष की वजह से है तो वो शुद्ध हो चुका है और उसकी वजह से रस से लेकर आगे वाले जो धातु है वहां पर पुष्टि, बल और वर्ण या तुष्टि ये सारी वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तक्र की प्रशस्ति की हुई है। अभी जैसे हमने बहिपरिमार्जन या पंचकर्म के लिए तक्र का प्रयोग हमने देखा, उसी तरीके से हम यहाँ पर अभी अभ्यंतर प्रयोग भी देखने वाले हैं। तो जैसे कि अनुपान के स्वरूप में तक्र का प्रयोग होता है, जैसे कि गुदशोथ है, अर्श है तो हिंगवादी चूर्ण के साथ तक्र का प्रयोग है, उदर है तो नारायण चूर्ण के साथ तक्र का अनुपान के स्वरूप में उपयोग है, पांडु में, नवायास लोह में भी अनुपान के स्वरूप में तक्र का प्रयोग है। अर्थात और बहुत सारे हमें रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में मैंने कुछ व्याधियों के नाम बताए हैं। व्यंजन के स्वरूप में जैसे कि शीतपूर्वक ज्वर है तो कुलत्थ और व्रीहि, इसके व्यंजन हम तक्र के साथ बना सकते हैं, जो कि ज्वर में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। औषध के स्वरूप में जैसे कि अर्श है तो वहां पर चित्रक सिद्ध तक्र का प्रयोग कर सकते हैं। मलवातानुलोमन के लिए पाठा और तक्र इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अतिसार में गुड़ और तक्र का प्रयोग होता है। श्वयथु में गुड़, नागर और तक्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। पथ्य के स्वरूप में जैसे सबको पता है कि गृहिणी है, अर्श है, शोथ है, स्थौल्य है या श्वित्र है, तो इसमें पथ्य के स्वरूप में तक्र का बहुत सारे जगह पर ये सारे अध्यायों में हमें वर्णन मिलता है। जैसे कि हमने तक्र की प्रशस्ति देखी है, उसी तरीके से तक्र का निषेध कहाँ कहाँ पर है ये अभी हम देखेंगे। तक्रस्य निषेध विषय, क्योंकि ये भी पता होना बहुत आवश्यक है। और ये सुश्रुत का रेफरेंस है जहां पर लिखा हुआ है नैव तक्रम क्षते दद्यान न उष्णकाले न दुर्बले न मूर्छा भ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके। तो तक्र कहाँ कहाँ पर नहीं देना है, तो अगर क्षत है जैसे कि उरक्षत जैसे कुछ व्याधि है, या उष्ण काल है, या रुग्ण अगर दुर्बल है बहुत, या मूर्छा है, भ्रम है, दाह है, या रक्तपित्त जैसे कोई अवस्था है, इसका मतलब कि जिसमें पित्त प्राधान्य है तो वहां पर हमें तक्र का प्रयोग नहीं करना है। तो पित्त प्राधान्य और दुष्य में जैसे कि रक्त प्राधान्य है तो वहां पर हमें तक्र का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे दधी पहले कैसे बनाया जाता है और फिर इसके बाद तक्र का निर्माण हम देखेंगे। तो ये दधी निर्माण विधि का ये जो आज का हमारा वीडियो है, तो ये मेरे आई ने बनाया हुआ है। आई का एज मेरे 87 इयर्स का है, लेकिन फिर भी आज भी वो खुद अपने हाथ से ये दधी लगाती है, दधी निर्माण करती है और तक्र भी बनाती है, उससे नवनीत भी निकालती है और घृत निर्माण भी करती है।
हमें उनसे ही ये जानना बहुत आवश्यक होगा। इसीलिए मैंने उन्हीं के आवाज में उन्हीं का ही वीडियो यहाँ पर डाला है, ताकि ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो, वैद्य के लिए भी, और वैद्य हमारे पेशेंट्स को भी बता सके कि ये तक्र निर्माण कितना आवश्यक है। जैसे कि आई अभी ये दधि निर्माण विधि हमें बताने वाली है, तो कुछ वो टिप्स भी देने वाली है, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है कि दधि तो लगता है, कभी कभी दूध फट जाता है, कभी दधि के ऊपर बहुत सारा पानी आ जाता है, या कभी कभी दधि अच्छे से वहां पर नहीं तैयार होता, नहीं निर्माण होता। तो इसीलिए आज का ये दधि निर्माण विधि का पहला जो वीडियो है, ये मेरे आई का है, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा और सभी को इससे कुछ जैसे इंस्पिरेशन मिल सकता है। या दुधाला वेतन लावायचं आहे, ते कसं लावायचं ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. वेतन घेते, साधारण अर्धा चमचा दही लागतं. ताकाचं असेल तर ताक सुद्धा अर्धा चमचा पुरतं. हे दह्याचं असतं कारणाने मी अर्धा चमचा दही घेते. ते जरा हे केले, खोटून घेतून हे घेतलं, त्याने घातलंय. आता जरासं ढवळायचं. मी आता वेतनाच्या बाबतीत 4-5 टिप्स तुम्हाला सांगते, जेणेकरून तिथे आपलं दही फार छान होऊ शकतं. पहिली टिप्स असे की दूध गरम करू नये. उन्हाळ्यामध्ये दूध गरम चालत नाही, ते साधारण कोमट घेऊन विरजावं, म्हणजे दही चांगलं होतं. थंडी असल्यास थंडीमध्ये हे दूध थोडं गरम चालतं आणि त्याला विरजण लावलं तरी चालतं. दुसरी टीप, भांडी शक्यतो काचेची घ्यावी, पितळेची किंवा स्टीलची भांडी घेऊ नये. हिवाळ्यामध्ये हे दह्याचं भांडं एक पातेली घेऊन त्याच्याखाली ताटली ठेवावी आणि तेच वेतन त्या पातेलीमध्ये ठेवल्यास दही चांगलं होतं. एकाच भांड्यात रोज रोज विरजण लावणे, ते विरजण काढल्यानंतर स्वच्छ धुवावं आणि मग त्याच्यामध्ये दुसरं दूध विरजावं. कारण उन्हाळ्यामध्ये विरजलेलं दही 7 ते 8 तासामध्ये चांगलं दही तयार होतं. थंडीमध्ये मात्र विरजत नाही, त्याला साधारण 10 ते 12 तास लागतात. दुधाला विरजण लावल्यानंतर ते दूध त्या चमच्याने चांगलं ढवळावं, म्हणजे विरजण चांगलं लागतं, नपेक्षा विरजण लागत नाही. अभी जैसे कि आई ने बताया, तो हम कुछ पॉइंट्स फिर से डिस्कस करेंगे। तो उसमें से पहला जो पॉइंट है वो है मिल्क शुड बी टेकन ल्यूकवार्म फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये बहुत गर्म अगर हम दूध लेते हैं तो भी अच्छे से दही नहीं हो सकता, तो इसीलिए दूध हमेशा लुकवार्म होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सीजन के अनुसार इसकी जो गर्माहट है ये थोड़ी सी वेरी हो जाती है। सो एज पर द सीजन द टेम्परेचर ऑफ मिल्क शुड वेरी, दैट इज इन विंटर मिल्क शुड बी स्लाइटली वार्मर देन दैट ऑफ द समर। क्योंकि समर में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए विंटर में अगर हमें ये दूध का दही अगर बनाना है तो थोड़ा सा दूध गर्म होना आवश्यक है। इन विंटर सीजन द पॉट शुड बी केप्ट इन वार्म प्लेस। जैसे कि अभी आई ने बताया कि ये गर्म थोड़े जगह पे वार्म प्लेस पर ये रखना बहुत आवश्यक होता है, तभी विंटर में बहुत अच्छे से ये दही निर्माण हो सकता है। अर्दन और ग्लास यूटेंसिल्स शुड बी यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। मेटल यूटेंसिल्स शुड बी अवॉइडेड। जैसे कि अगर स्टील में हम लगाते हैं तो उससे ज़्यादा अगर हम ग्लास में या अर्दन पॉट में अगर ये दही लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आ जाती है। यूटेंसिल शुड बी क्लीन्ड एंड कैन बी रीयूज्ड आफ्टर वॉशिंग प्रॉपरली। बहुत बार बहुत घर में ऐसे भी होता है कि जो दही है वो निकाल कर उसका तक्र बनाया जाता है और उसी पॉट में उसी यूटेंसिल में फिर से दूध डालकर उसी का ही फिर से फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए रखा जाता है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए।
ये जो हमारा यूटेंसिल है ये अच्छे से धोकर फिर उसमें दूसरा जो हमारा दूध डालना है वो हम डाल सकते हैं। कर्ड और बटर मिल्क शुड बी स्टर वेल आफ्टर एडिंग टू मिल्क एज एन इनोक्यूलम। तो ये जैसे कि हम बटर मिल्क या यानी कि दही या तक्र, ये जो हम ये दूध में डाल रहे हैं एज एन इनोक्यूलम, तो वो भी डालने के बाद अच्छे से हमें वो स्टर करके लेना है, नहीं तो वहां पर भी ये जो हम दही लगा रहे हैं ये अच्छा नहीं होता। इसके बाद हमें जैसे कि तक्र निर्माण देखना है, जो अभी तक के जो प्रोसीजर में हमने दही कैसे लगाया जाता है ये देखा है। अभी इसके बाद हम तक्र निर्माण की विधि देखेंगे। तक्र निर्माण के लिए हमने आई ने बनाया हुआ जो दही है वो लिया है। ये 250 ml दूध से बनाया है। तक्र के लिए हमें लगेगी एक मथनी, जार और पानी। ये आप दही यहाँ पर देख सकते हो, बहुत अच्छे से ये जमा हुआ है। अब हम इससे तक्र बनाने जा रहे हैं। तो ये जो दही है इसी में मलाई भी है और इसी के साथ हम तक्र बनाने वाले हैं। तो ये दही पूरा हमने जार में निकाला हुआ है और उसमें हमने 60 to 65 ml पानी ऐड किया है और इसका अभी ये मंथन चल रहा है। ये मंथन हम बहुत अच्छे से करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इसमें से हमारा जो नवनीत है या बटर है ये सेपरेट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बटर सेपरेट हो चुका है क्योंकि हमारा जो दही था इसमें मलाई थी। तो ये नवनीत अभी हम पानी में डाल देंगे निकाल कर, और ये पूरा नवनीत जो है ये हमने पानी में डाला है। और अभी ये जो पानी का कलर है आप देख सकते हो कि इसमें तक्र मिक्स है, इसीलिए थोड़ा सा वाइटिश है। तो ये हम नवनीत धोकर लेंगे और ये जो पानी है ये निकाल कर फिर से दूसरा अच्छा पानी हम इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से हम ये जो नवनीत है ये स्टोर कर सकते हैं 7-8 दिन के लिए, और रोज़ यहाँ पर पानी हमें बदलना है। इस तरीके से अगर हमने ये नवनीत रखा तो 7-8 दिन में हम इसका घृतन निर्माण भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में तक्र के बहुत सारे प्रयोग जो कि पंचकर्म में भी हम कर सकते हैं, बहिपरिमार्जन के स्वरूप में या पंचकर्म के मुख्य कर्म के स्वरूप में, जहाँ पर शायद ये अनुपान के स्वरूप में दिया हो या संशोधन के द्रव्यों के साथ दिया हो, या जैसे तक्र बस्ती है यानी कि मुख्य कर्म के लिए दिया हो, या जलौकावचरण में पूर्व कर्म के स्वरूप में तक्र का प्रयोग हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे प्रयोग और उसके जो संदर्भ थे ग्रंथोक्त ये देने का मैंने प्रयत्न किया है। उसी के साथ साथ जैसे कि दधी निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि तक्र बनाने से पूर्व दधी का निर्माण ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेप होती है। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारे ये जो ज्येष्ठ लोग हैं उन्हीं से अगर ये हम सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से ये दधी निर्माण भी कर सकते हैं और दधी से तक्र का निर्माण भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आई का वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वो पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप agasti_ayurved@yahoo.com यहाँ पर मेल कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, या 9834621209 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो पुनश्च एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।